नमस्कार हमारे रेलवे कामगार साथियों। आज एलडीसी के जेईई और फीटर एग्ज़ाम से संबंधित इलेक्ट्रिक की बेसिक एमसीक्यू का हिंदी और इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिंगल फेस 1.5 किलोवाट मोटर एएमसीबी ऑफ रेटिंग शुड बी प्रोवाइड। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा किसी को मालूम है? इसका आंसर हो जाएगा 16 एम्पीयर। ठीक, इसका आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि प्रश्न क्या बोला, लेकिन सुनिए हिंदी में देखिए। सिंगल फेस 1.5 किलोवाट मोटर की सुरक्षा के लिए कितने रेटिंग की एमसीबी दिया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 16 एम्पीयर रेटिंग। क्लियर हुआ कि सिंगल फेज 1.5 किलोवाट मोटर की सुरक्षा के लिए कितने रेटिंग की एमसीबी दिया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 16 एम्पीयर। ठीक, क्लियर हुआ। क्वेश्चन 2 है, द लो पावर फैक्टर रिजल्ट इन आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड लॉस या इंक्रीज लॉसेस। लो पावर फैक्टर रिजल्ट इन इंक्रीज लॉसेस, लेकिन आपको नहीं समझ में आया। देख लीजिए हिंदी में कि कम शक्ति कारक के परिणाम स्वरूप क्या होता है? कम शक्ति या लो पावर फैक्टर, लो का मतलब कम हो गया, पावर का मतलब शक्ति। लो पावर फैक्टर के परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या आएगा? नुकसान में वृद्धि, इंक्रीज लॉसेस होगा। ओके। क्वेश्चन 3 है, लो पावर फैक्टर है तो उसमें क्या होगा? किसी को मालूम है? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, डिक्रीज द वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर हुआ? क्या बोला इसमें? नहीं क्लियर हुआ तो सुनिए। तीसरा है लो पावर फैक्टर, मतलब कम शक्ति का कारक या लो पावर फैक्टर के कारण क्या होगा? वोल्टेज विनियमन को कम करता है, मतलब वोल्टेज डिक्रीज होगा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? डिक्रीज। आंसर हो जाएगा तीसरे का सी पार्ट। ओके। क्वेश्चन 4 है, द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सप्लाई कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट, सिंक्रोनस कंडेंसर। लेकिन आपको नहीं समझ में आया होगा कि प्रश्न बोल क्या रहा है, करना क्या है। एक बार इंग्लिश में सुनिए। द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सप्लाई कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर। मतलब इसको हम ऐसे पूरा पढ़ सकते हैं आंसर मिला के कि सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग करके एसी आपूर्ति के पावर फैक्टर में सुधार किया जा सकता है। ठीक, प्रश्न पूछ रहा है किसका उपयोग करके एसी आपूर्ति को पावर फैक्टर में सुधार किया जा सकता है? तो सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग करके एसी आपूर्ति के पावर फैक्टर में सुधार किया जा सकता है। सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग करके एसी सप्लाई के फैक्टर में हम सुधार कर सकते हैं।
या जो पावर की आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, उसमें हम सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग करके ये उसको सुधार सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन 5 है, ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑफ 440 वोल्ट इज क्लासिफाइड इज। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट LV। ठीक। ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑफ 440 वोल्ट इज क्लासिफाइड इज LV। मतलब नहीं समझ में आया। इसमें पूछ रहा है कि 440 वोल्ट की वितरण रेखा को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? LV के रूप में। ए पार्ट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए ओवरहेड कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पिछला सी पार्ट। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ। प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए ओवरहेड कंडक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा पिछला, लेकिन इसको हिंदी में समझ लो। निम्न में से कौन सा ओवरहेड कंडक्टर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा ओवरहेड कंडक्टर के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो ACSR ये पार्ट उपयोग किया जाता है, व्हीसल B पार्ट ये भी उपयोग होता है, जेब्रा ये भी उपयोग होता है, लेकिन पिछला नहीं होता है। ओके। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द पावर फैक्टर। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द पावर फैक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न लेकिन आपको समझ में नहीं आया। सुनिए, प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शक्ति कारक को कम करता है? निम्न में से कौन सा शक्ति पावर को कम करता है? तो मोटर ऑन नो लोड ये है, ट्यूब लाइट हो गया, फैंस हो गया, इन सभी में पावर आता है, इसलिए इस शक्ति को कम करता है। क्लियर हुआ? निम्न में से कौन सा शक्ति कारक को कम करता है, रिड्यूस करता है? तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ओके। यूनिट ऑफ एनर्जी इज, यूनिट ऑफ एनर्जी इज क्या होगा? किलोवाट हावर। बी पार्ट हो जाएगा। यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट हावर। ठीक। लेकिन आपको हिंदी में समझ लो, प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट हावर्स है। ठीक। ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट हावर्स है। क्वेश्चन 9 है, एज पर ओम्स लॉ, एज पर ओम्स लॉ इसके अनुसार क्या आ जाएगा? ये पार्ट V इज इक्वल टू IR। समझ में आया क्या बोला? प्रश्न बोल रहा है कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार कौन सा सही है? तो V इज इक्वल टू IR, ये सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन 10 है, इन 3 फेस 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई हो रही है, तो द फेस टू फेस वोल्टेज क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? किसी को मालूम है? 415 वोल्ट होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी में समझो। 3 फेस में 415 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति, फेस टू फेस पूछ रहा है, फेस टू फेस में कितना वोल्ट आएगा? 415 वोल्ट आएगा। ओके। बी पार्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन 11 है, इन 3 फेस 415 वोल्ट
50 हर्ट्ज सप्लाई, द फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज इज, फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज इज, क्या पूछ रहा है इसमें, फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज इज, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट 230 वोल्ट। तो क्वेश्चन 11 को हिंदी में समझ लो कि 3 फेस में 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति हो रही है, तो फेस टू फेस से न्यूट्रल का वोल्टेज कितना होगा, 230 वोल्ट। ओके। क्वेश्चन 12 है, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लाइट इज कॉल्ड, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लाइट इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा लक्स मीटर। इसमें क्या बोल रहा है, प्रकाश को मापने के उपकरण को कहा जाता है क्या, लक्स मीटर। प्रकाश के उपकरण को मापने के लिए कहा जाता है क्या, लक्स मीटर। ओके। क्वेश्चन 13 है, 10 हावर्स यूज ऑफ 500 वाट लैंप विल कंज्यूम द एनर्जी, इसका आंसर क्या होगा, 10 हावर्स यूज ऑफ 500 वाट लैंप विल कंज्यूम द एनर्जी, कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, कितना होगा, 5 यूनिट। हिंदी में समझो, 500 वाट के लैंप को 10 घंटे उपयोग करते हैं तो इसकी ऊर्जा खपत कितनी होगी, 5 यूनिट। समझ में आया प्रश्न की क्या बोल रहा है, 500 वाट के लैंप को 10 घंटे उपयोग करते हैं तो उसकी ऊर्जा खपत कितनी होगी, 5 यूनिट। क्वेश्चन 13 हो गया। क्वेश्चन 14 है, नंबर ऑफ पोल इन एमसीबी या और टीपीएन इज, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पोल्स इन एमसीबी टीपीएन इज, कितना हो जाएगा, 4 पोल। ओके। प्रश्न हिंदी में समझ लो, एमसीबी टीपीएन में पोलों की संख्या कितनी है, 4 है। एमसीबी टीपीएन में पोलों की संख्या कितनी है, 4 है। ओके। क्वेश्चन 15, एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी इज, क्या होगा इसमें, एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय रेक्टिफायर, आया समझ में, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर करता है, डी पार्ट। ओके। फैराड इज ए यूनिट ऑफ, प्रश्न क्या बोला है समझ में, फैराड इज ए यूनिट ऑफ, फैराड किसकी इकाई है, आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस की। प्रश्न पूछेगा फैराड की इकाई या यूनिट क्या है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन 17 है, 1 किलोवाट हावर इज ए यूनिट ऑफ, 1 किलोवाट हावर्स इज ए यूनिट ऑफ, मतलब पूछ रहा है 1 किलोवाट हावर्स किसकी इकाई है, एनर्जी की। ऊर्जा की इकाई क्या है, किलोवाट हावर्स, या 1 किलोवाट हावर्स या 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, एनर्जी, ऊर्जा की। ओके। क्वेश्चन 18 है, ये इलेक्ट्रिक लैंप इज मार्क्ड 100 वाट, एक इलेक्ट्रिक लैंप इज मार्क्ड 100 वाट, इट इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट या 200 वोल्ट, द करंट थ्रू द लैंप इज गिवन एज, प्रश्न क्या बोल रहा है, क्लियर हुआ, ये इलेक्ट्रिक लैंप इज मार्क्ड 100 वाट, इट इज वर्किंग ऑन 200 वोल्ट्स, द करंट थ्रू द लैंप इज गिवन
0.2 एम्पियर। बी पार्ट। प्रश्न क्या कह रहा है, एक विद्युत दीपक में 100 वाट चिन्हित है, यह 200 वोल्ट पर काम कर रहा है, तो लैंप के मध्य जो धारा बहेगी उसको क्या कहेंगे, 0.2 एम्पियर। बी पार्ट। ओके। क्वेश्चन 19 है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मशीन अप्लाइज इज। क्या हो जाएगा आंसर, बी पार्ट, टैकोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मशीन अप्लाइज इज टैकोमीटर। मतलब क्या बोल रहा है इसमें, हिंदी में समझ लो। घूर्णन की गति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण या मशीन को क्या कहते हैं, टैकोमीटर। घूर्णन की गति को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण या मशीन को क्या कहते हैं, टैकोमीटर। ओके। क्वेश्चन 20 है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ वायर स्ट्रिप इज। क्या हो जाएगा आंसर, माइक्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ वायर स्ट्रिप इज माइक्रोमीटर। मतलब वायर स्ट्रिप की मोटाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके। 20 क्लियर हुआ ना। प्रश्न समझ लीजिए, वायर स्ट्रिप की मोटाई मापने के लिए माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्लियर हुआ, आंसर भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन 21 है, इल्यूमिनेशन लेवल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। इल्यूमिनेशन लेवल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। आंसर क्या होगा, लक्स। तो हिंदी में समझो 21 का कि रोशनी का स्तर मापा जाता है किसमें, लक्स में। ओके। इल्यूमिनेशन लेवल मतलब क्या हो गया, रोशनी का लेवल किसमें मापा जाता है, लक्स में। क्वेश्चन 22 है, इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग। ये तो सभी को मालूम होगा। इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग मेगर। बी पार्ट। क्लियर हुआ। हिंदी में समझिए, इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है, मेगर में। क्लियर हुआ। ओके। 23 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी सप्लाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी सप्लाई, डायोड हो जाएगा। प्रश्न हिंदी में समझ लो, निम्न में से कौन सा एसी आपूर्ति के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। एसी आपूर्ति के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, डायोड का। ओके। 24 है, इन वियरिंग सर्किट द फ्यूज विल बी प्लेस्ड ऑन। इन वियरिंग सर्किट द फ्यूज विल बी प्लेस्ड ऑन। क्या हो जाएगा आंसर, फेस। हिंदी में समझो 24 का कि वायरिंग सर्किट में फ्यूज तार रखा जाएगा। वायरिंग सर्किट में फ्यूज तार रखा जाएगा किसमें, फेस में। क्वेश्चन 25 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन बिफोर कनेक्टिंग ए वायरिंग टू द मेन लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा IR टेस्ट,
प्रश्न समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन बिफोर कनेक्टिंग ए वायरिंग टू द मेन लाइन? हो जाएगा IR टेस्ट। ओके। डिवाइस यूज्ड फॉर ऑटो ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, इसका आंसर क्या होगा? डिवाइस यूज्ड फॉर ऑटो ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, क्या हो जाएगा आंसर? थर्मोस्टेट स्विच। हिंदी में समझो, एक इलेक्ट्रिक आयरन को ऑटो ऑफ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? थर्मोस्टेट स्विच की। एक इलेक्ट्रिक आयरन को ऑटो ऑफ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? थर्मोस्टेट स्विच की। ओके। क्वेश्चन 27 है, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज, क्या हो जाएगा? पैरेलल में, पैरेलल पथ, ना कि सीरीज पथ में। प्रश्न है समझ में, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सर्किट एज पैरेलल पथ। हिंदी में समझ लो, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए, पावर फैक्टर को 27 का समझो, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए कैपेसिटर सर्किट को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में, पैरेलल पथ में जोड़ते हैं। पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए कैपेसिटर को पैरेलल पथ या समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। ओके, ये पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ, टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ द सप्लाई इन अकॉर्डेंस विथ डे लाइट फॉलोइंग इज यूज्ड, क्या हो जाएगा आंसर? लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, ये पार्ट हो जाएगा लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ द सप्लाई इन अकॉर्डेंस विथ डे लाइट फॉलोइंग इज यूज्ड लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। मतलब 28 को हिंदी में समझो, आपूर्ति को चालू या बंद करने के लिए दिन के उजाले के अनुसार निम्न का उपयोग किया जाता है। किसका? लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। ओके। 29 है, इन ऑर्डर टू ड्रा मोर करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सोर्स, इन ऑर्डर टू ड्रा मोर करंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक सोर्स, इसका आंसर हो जाएगा रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके। क्वेश्चन 30 है, इफ ए 60 वाट एंड 100 वाट लैम्प इन सीरीज एंड आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ सप्लाई विच लैम्प विल गिव मोर लाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 वाट। प्रश्न आया समझ में? नहीं आया हिंदी में समझ लो, पहले इंग्लिश देखो। इफ़ ए 60 वाट एंड 100 वाट लैम्प इन सीरीज एंड आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ सप्लाई विच लैम्प विल गिव मोर लाइट, तो आंसर हो जाएगा 60 वाट। हिंदी में समझो, 60 वाट और 100 वाट सीरीज में है, मतलब सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है, उस सीरीज को श्रेणी क्रम में भी बोलते हैं। तो 60 वाट और 100 वाट सीरीज में जुड़ा है, तब कौन सा किसका, मतलब 60 वाट का अधिक रोशनी देगा या 100 वाट का बल्ब अलग अधिक रोशनी देगा, ये पूछ रहा है। तो 60 वाट और 100 वाट सीरीज में है, तब 60 वाट का बल्ब अधिक रोशनी देगा या अधिक प्रकाश देगा। ओके, क्लियर हुआ? पावर इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज, क्या हो जाएगा आंसर? रेट ऑफ डूइंग वर्क, बी पार्ट, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को परिभाषित करते हैं किससे? रेट ऑफ डूइंग वर्क से।
ओके। क्वेश्चन 32 है, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज इक्वल टू। 32 क्या बोल रहा है, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज इक्वल टू, सी पार्ट हो जाएगा, कोसाइन ऑफ फेस एंगल। मतलब एसी सर्किट का पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, कोसाइन ऑफ फेस एंगल के। ओके। क्वेश्चन 33 है, लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड टू रिड्यूस। लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड टू रिड्यूस, क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब प्रश्न क्या बोल रहा है, टुकड़े टुकड़े में कोर कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका। मतलब टुकड़े टुकड़े में कोर को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस। ओके। लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड टू रिड्यूस्ड एडी करंट लॉस। 34 है, Which of the following is not a non-conventional energy source? प्रश्न क्या बोल रहा है आप समझिए। Which of the following is not a non-conventional energy source? तो इसका आंसर हो जाएगा all of these। मतलब प्रश्न में बोल रहा है निम्न में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत उसको कहते हैं जो ख़त्म हो जाए, जिसका एक बार उपयोग हो गया तो दोबारा नहीं होगा, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जबकि सोलर हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, ये हमेशा यूज होगा। तो ये पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इसमें सब है। क्लियर हुआ कि निम्न में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज, इसमें सब नहीं है। 35 है, सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर। सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर, सोलर एनर्जी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। लाइटिंग में, कुकिंग में, बैटरी चार्जिंग में, अर्थात सभी में। सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर, मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, लाइटिंग में होता है, कुकिंग खाना बनाने में होता है, बैटरी को चार्ज करने में होता है। मतलब सभी क्वेश्चन सही है। 36 है, क्वेश्चन 36, सोलर एंड विंड हाइब्रिड सिस्टम इज। सोलर एंड विंड हाइब्रिड सिस्टम इज, क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा, बिकमिंग पॉपुलर। सोलर एंड विंड हाइब्रिड सिस्टम इज बिकमिंग पॉपुलर, मतलब सौर और पवन संकर प्रणाली है लोकप्रिय होना, मतलब अभी बिकमिंग पॉपुलर होगा। ओके। क्वेश्चन 37 है, Which of the following is not a constituent of a solar lighting system? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ वायर। मतलब इसमें कह रहा है 37 का, निम्न में से कौन सा सौर प्रकाश व्यवस्था का घटक नहीं है। सौर प्रकाश व्यवस्था का घटक अर्थ वायर नहीं है। बैकअप बैटरी है, चार्जर है, फोटोवोल्टाइक सेल है, लेकिन अर्थ आवर नहीं है। ओके। इसमें क्वेश्चन को समझने वाली बड़ी बात है, क्वेश्चन समझ गया तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। 38 है, इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड इन द सर्किट विथ द अमीटर ऑफ फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ करंट इज। क्या बोल रहा है, कुछ है समझ में।
instrument connected in the circuit with the ammeter to facilitate the measurement of current is, हो जाएगा इसका आंसर करंट ट्रांसफार्मर। मतलब हिंदी में समझ लीजिए कि परिपथ में एमीटर के साथ धारा मापने के लिए जुड़ा उपकरण है। परिपथ में एमीटर मतलब जो रास्ते में है, परिपथ मतलब रास्ते, इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें कह रहा परिपथ में एमीटर के साथ धारा मापने के लिए जुड़ा उपकरण क्या है? करंट ट्रांसफार्मर। ओके, क्वेश्चन 39 हो गया। क्वेश्चन 39 है कैपेसिटर अपोजेज, इसका आंसर होगा इंस्टैंटेनियस चेंज ऑफ वोल्टेज। मतलब कैपेसिटर विरोध करता है किसका? कैपेसिटर विरोध करता है इसका, ये पार्ट, इसको हम हिंदी में कर लेते हैं वोल्टेज का तात्कालिक परिवर्तन। कैपेसिटर किसका विरोध करता है? वोल्टेज के तात्कालिक, जो तुरंत परिवर्तित हो उसका। अगर वोल्टेज तुरंत परिवर्तित होगा तो उसका विरोध कौन करेगा? कैपेसिटर। ओके, इंडक्टर अपोजेज, तो इसका आंसर क्या होगा? बी पार, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ करंट। मतलब प्रारंभ करने वाला वर्तमान के तात्कालिक परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टर अपोजेस मतलब प्रारंभ करने वाला वर्तमान के तात्कालिक परिवर्तन का विरोध करता है। ओके, क्वेश्चन 41 है व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये क्या बोल रहा है? व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। मतलब जब प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है। प्रश्न क्या कर रहा है? 41, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस को कनेक्टेड किया जाता है पैरेलल या समांतर क्रम में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव आएगा? वो घटेगा, डिक्रीज होगा। मतलब जब रेजिस्टेंस को पैरेलल क्रम में कनेक्ट किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा, ये पार्ट। ओके, क्वेश्चन 42 है व्हेन कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या होगा? क्वेश्चन 42 है व्हेन कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इंक्रीज होगा। मतलब जब कैपेसिटेंस को समांतर या पैरेलल में जोड़ा जाता है तो समतुल्य या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जब कैपेसिटेंस को पैरेलल या समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 43 है ये 2 into 40 watt box type fitting glows for 10 hours in a day. यूनिट कंज्यूम पर डे विल बी, कितना आएगा आंसर? 0.8। लेकिन इसमें क्या कह रहा है पहले समझिए 43 का, कि 1-2 × 40 वाट बॉक्स प्रकार की फिटिंग एक दिन में 10 घंटे के लिए चमकती है, तो प्रतिदिन खपत की जाने वाली इकाई क्या होगी? 0.8